हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये हमारा लेक्चर 2 है चैप्टर 3 का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसका नाम है। हमने इससे पहले लेक्चर में, लेक्चर 1 में इस चैप्टर के बेसिक्स को कवर किया था और इस पार्ट में, इस लेक्चर में हम बर्थ कंट्रोल मेथड से उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। In the last century, an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of a people. However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of the population. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का, जो एकदम से एक्सप्लोजन जो हो रहा है, जो सडन इंक्रीज जो हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बर्थ रेट की वजह से नहीं, वो इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ये हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि बेटर मेडिकल इक्विपमेंट्स और बेटर मेडिकल एक्सपर्टाइज हमें मिलने स्टार्ट हो गई, जिससे हम लाखों करोड़ों लोगों की जान को बचा सकते हैं। The world population which was around 2 billion, ये आपको मार्क करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये PYQ में आ भी चुका है, तो मैं यहाँ पे PYQ मेंशन कर देता हूं। वो बता रहा है 2 बिलियन थी 1900 में और वहां से रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन इन 2000, यानी कि लगभग 100 साल के अंदर, 1900 से 2000 के बीच में 100 साल के अंदर 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गई, यानी कि 3 फोल्ड्स बढ़ गई, 3 टाइम्स, एंड 7.2 बिलियन इन 2011। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये डाटा इन्होंने थोड़ा सा पुराना दे रखा है, बट आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि 2011 में, यानी कि कुछ 11 साल के अंदर अंदर क्या हुआ कि 1.2 बिलियन इन 11 साल में, 2000 से लेकर 2011 तक, इन 11 साल के अंदर 1.2 बिलियन जो आपकी पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, इतने से बढ़ गई है 1.2 बिलियन से। ठीक है, A similar trend was observed in India too, और सिमिलर ट्रेंड आपको इंडिया में भी देखने को मिला। Our population which was approximately 350 million at the time of our independence, इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947 में। तो जब की बात कर रहा है उस टाइम पे 350 मिलियन थी, ये PYQ है, ये डाटा आपको ध्यान रखना है। Reached close to the billion mark by 2000, और 2000 के आते आते 1 बिलियन पॉपुलेशन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की हो गई थी, क्रॉस कर दिया था, क्लोज आ गई थी, और 1.2 बिलियन देखी गई थी मई 2011 में, और इसके बाद मई 2011 में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन जो थी वो किसकी थी? इंडिया की, ओनली इंडिया की थी। यानी कि टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन और उसमें से इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन। आप देख लीजिए इंडिया कहां स्टैंड करता है, और आज की बात आप लोगे तो 1.5 बिलियन से ऊपर है। ठीक है, अ रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। अब वो चीजें बता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे जो रॉकेटेड है, जो एक्सप्लोजन है पॉपुलेशन का, वो क्यों हो रहा है? कहते हैं रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। किस वजह से? आपको ऊपर बताया गया यहां पे, इस जगह पे, कि इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR और infant mortality rate IMR, as well as an increase in the number of people in the reproducible age are probable reasons for this। ठीक है, क्योंकि रिप्रोड्यूसेबल एज के जो आपके पीपल हैं, जो नंबर ऑफ पीपल हैं रिप्रोड्यूसेबल एज के, वो बढ़ गए एकदम से, इस वजह से भी ये पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन आया। दो आर चाइल्ड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप लास्ट लेक्चर एक बार देख सकते हैं। दो वी could bring down the population growth rate, it was only marginal,
और इस वजह से आरसीएच के प्रोग्राम्स की वजह से, आरसीएच के प्रोग्राम से इंपैक्ट हुआ, पर कितना हुआ, हम केवल मार्जिनली ही उसको कर पाए। मार्जिनली का मतलब होता है बहुत छोटे मार्जिन से हम उसको कवर कर पाए, उसको नीचे ला पाए, इतने बड़े मार्जिन पर नहीं। तो अब आप सोचिए, जब हमारा आरसीएच प्रोग्राम काम कर रहा है तब इतना ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, अगर वो काम करना बंद कर दे तो कितना एक्सप्लोजन और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये आपके केवल इंफॉर्मेशन नॉलेज पर्पस के लिए था। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट क्या थी। तो कहता है द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2% था, यानी कि 20/1000 पर ईयर। एक साल में 1000 आदमियों के ऊपर 20 आदमी और ऐड हो रहे थे। लेस देन 2% कहने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन आप अगली लाइन को ध्यान दें, अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। 2% भी इतना इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements। so जो basic requirements है उनकी भी scarcity हो सकती है, उनकी भी नीड हो सकती है, उनकी भी शॉर्टेज पड़ सकती है। किस किस चीज की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। इन स्पाइट ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोसेस मेड इन दोज एरियाज, देयरफॉर द गवर्नमेंट was forced to take up serious measures to check this population growth rate। इस वजह से अलग अलग नए नए नॉर्म्स आपकी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी बना रही है, जिससे कि इसको स्टेबलाइज करा जा सके। The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods। You might have seen advertisements in the media as well as the posters, bills, etc. showing a happy couple with 2 children with a slogan हम दो हमारे दो, V2R2। तो ये चीजें आपने काफी जगह देखी होंगी, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो इन्हें गवर्नमेंट को लेना पड़ा वो यही है कि उन्हें स्मॉलर फैमिलीज को ये मोटिवेट करना पड़ा कि वो कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करें, और सिर्फ एक कपल, एक हैप्पी कपल के पास में 2 ही बच्चे हो, 2 से ज्यादा बच्चे ना हो, इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया हम दो हमारे दो। तो ये किस रेस्पेक्ट में ये स्लोगन काम आता है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। तो स्लोगन क्या है? हम दो हमारे दो, V2R2। ठीक है, Many couples, mostly the young urban working ones, have even adopted an one child norm। ये भी अडॉप्ट किया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती है, लेकिन काफी जो एजुकेटेड लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, जिनको इसके बारे में नॉलेज है, वो अपने आप से वन चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। स्टेटरी रेजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स। पहले ऐसा होता था, आपने भी सुना होगा कि बहुत छोटी सी उम्र में ही फीमेल्स की और मेल्स की शादी कर दी जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये स्टेप इनिशिएट किया है, ये इनिशिएशन लिया है कि फीमेल्स की एज को 18 ईयर्स और मेल्स की एज को 21 ईयर्स बना दिया गया है मैरिजेबल एज। और ये स्टेटरी है, ये रूल है। एंड इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज आर 2 of the other measures taken to tackle this problem। तो ये इन्होंने एक तो कर दिए हैं, और कुछ इनका क्या है, एक तो ये तो इन्होंने कर दिए हैं और कुछ इनको और ज्यादा करने हैं, जिसमें क्या होगा कि स्मॉल फैमिलीज जो होंगे उनके कपल्स को कुछ पर्क्स या फिर कुछ इंसेंटिव्स देने के लिए दे दें, जिससे कि ये प्रॉब्लम टैकल हो सके। Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancies। तो अब हम इसके ऊपर ध्यान देंगे, कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। An ideal contraceptive should be। अब आइडियल कंट्रासेप्टिव की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली बात तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा, एज को डाटा बेस्ड है। और अब जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से सुनना, ये आपका सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसको ध्यान देंगे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस में भी आ सकता है, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन आपको टिक करने होते हैं कि करेक्ट है या नहीं है। तो कहता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है, जिपमर में भी आया, एम्स में भी आया, नीट में भी आया है।
शुड बी, क्या यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली इन द सेंस कि वो कोई इरिटेशन या फिर कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट ना करे, इजीली अवेलेबल हो उसके लिए काफी ज्यादा दूर तक, या फिर काफी ज्यादा उनको मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े, इफेक्टिव हो, काफी ज्यादा इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो विद नो और ली साइड इफेक्ट्स। या तो साइड इफेक्ट्स ना ही हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो तो बहुत माइनर हो जिनसे बॉडी पे कोई असर ना पड़े, या फिर वो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स हो। इट शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर्स एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। इस चीज को भी आप ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी बात है कि वो किसी भी वे में इंटरफेयर ना करे किसी की सेक्सुअल ड्राइव में, डिजायर में, या फिर उसके एक्ट में, उस यूजर के एक्ट में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। उन्हें ऐसा ना लगे कि कुछ हम डिफरेंट कर रहे हैं इस तरीके से। A wider range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories। तो वाइडर रेंज में हमें मिल जाते हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? नेचुरल, ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। ये सभी मेथड्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट चलें। ओके, नेचुरल मेथड्स में क्या आता है? वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इसमें क्या होता है? इसके प्रिंसिपल्स को आप मार्क करेंगे। अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, कि ओवम स्पर्म से मीट नहीं होना चाहिए, ये उसको आप नेचुरल मेथड कहोगे। इसके अंदर एक आता है पीरियोडिक एब्सेंटीज, एक आता है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट्स मेथड, और एक होता है लैक्टेशनल एमिनेरिया। ठीक है, एक एक करके कवर करते हैं। Periodic absentees is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle। यहां पे इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूज कहां में होता है? तो कंफ्यूज उस जगह होगा वो यहां पर इन मेथड्स पे, कॉइटस के थ्रू इन मेथड्स पे वो क्या करेगा कि वो इन डेज को मान के बैठ जाता है। नहीं, उसमें लिखा हुआ है अवॉइड करना है इन डेज को, यानी कि 10th to 17th डे तक उसको आपको क्या करना है? अवॉइड करना है, कॉइटस को अवॉइड करना है। ठीक है, व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि यही ऐसा रीजन है जहां पे, यही ऐसा फेज है जहां पे ओव्यूलेशन काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है। As chances of fertilization are very high during this period, it is called the fertile period। इसलिए इसको fertile period भी कहते हैं। स्टार मार्क कर लीजिए, PYQ में भी आया है what is the fertile period। ठीक है, therefore by abstaining from the coitus during this period, conception could be prevented। इससे आप conception को prevent कर सकते हैं। Withdrawal or coitus interrupts is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid the insemination। यहां पर ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन ही, बस इतने से ही टाइम पे वो क्या कर रहा है? वो विड्रॉल कर रहा है अपने पेनिस को, जिससे कि फ्रॉम द वजाइना ऑफ द फीमेल पार्टनर, जिससे कि वो इजैकुलेशन ना हो सके। सेम प्रिंसिपल सेम ही है, चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग इज 0 देयर। ठीक है, लैक्टेशनल एमिनेरिया की बात करते हैं। एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ये कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, कब होता है? Method is based on the fact that the ovulation and therefore the cycle don't occur during the period of the intense lactation following parturition। तो जो पार्चुरेशन के बाद का जो टाइम होता है, अबाउट द 6 month आफ्टर द पार्चुरेशन, आफ्टर द प्रेगनेंसी पीरियड, उसके बाद का जो 5 month या 6 month का जो टाइम होता है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। जहां पे आपको ये चीज देखनी होगी कि वहां पे उस फेज को, उस पर्टिकुलर फेज को लैक्टेशनल एमिनेरिया बोला जाता है। वहां पे मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होगी तो ओवम रिलीज ही नहीं होगा, और जब ओवम रिलीज नहीं होगा
तो वो फर्टिलाइज भी नहीं होगा। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स, अब ये किस चीज पे काम करता है, ये ब्रेस्ट फीडिंग पे काम करता है कि जब तक मदर की ब्रेस्ट फीड करेगी, चाइल्ड उसको उस पे फीड करेगा, तब तक चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल, क्योंकि वो ओवम ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है। However, this method has been reportedly to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। As no medicines or devices are used in these methods, side effects are almost nil. क्योंकि यहाँ पे कोई मेडिकेशन आप नहीं ले रहे हो, कोई डिवाइस आप यूज नहीं कर रहे हो, तो साइड इफेक्ट्स भी निल हैं, बिल्कुल नहीं है। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड इज आर ऑल्सो वेरी हाई, क्योंकि देखो अब चांसेस ऑफ फेलियर को उन्होंने बहुत ज्यादा हाई बता दिया। कैसे? अलग अलग कंडीशन में बात करते हैं, लाइक पीरियोडिक एब्सेंटीज। अगर पीरियोडिक एब्सेंटीज में आपको पता नहीं है, या गलती से आप 10 to 17 डेज के बीच में कर गए, या फिर वो फेज, वो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो 28 डेज की ना होकर थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, और आप जस्ट 17 डेज के बाद ही कर लें और वहां पे ओवम प्रेजेंट हो, इस तरीके में तो पीरियोडिक एब्सेंटीज वाला चांसेस ऑफ फेलियर हो गया। फिर आपका आता है क्वाइटस इंटरप्ट्स और विड्रॉल मेथड। आप विड्रॉल नहीं कर पाए अपने पेनिस को फ्रॉम द वजाइना ऑफ द फीमेल और एजेकुलेशन हो गया, तो वो भी हो गया। लैक्टेशन एमनेरिया की बात करेंगे, क्या पता वो साइकिल स्टार्ट हो गई, और अगर वो साइकिल स्टार्ट हो गई बिफोर 6 मंथ और आपने क्वाइटस किया है और इंसेमिनेशन भी हुआ है, तो डेफिनेटली वो एक तरीके का फेलियर ही है इस कंट्रासेप्टिव मेथड का। नाउ इन बैरियर मेथड्स, अब बैरियर मेथड्स में क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सेम, ये भी आपको नेचुरल मेथड के अंदर तो नहीं देखने को मिलेगा, बट प्रिंसिपल इसका भी सेम है कि वो ओवम को और स्पर्म को प्रिवेंट करेगा फिजिकल मीटिंग से, बाकी सब सेम होगा। जैसे विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों के लिए अवेलेबल है। कैसे? लाइक कॉन्डम्स आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर latex sheath that are used to cover the penis in the females and or vagina and cervix in the female. इसको आप स्टार कर लीजिए, ये PYQ में काफी बार क्वेश्चन आया है। अच्छा, वो लास्ट लाइन प्रीवियस स्लाइड की, चांसेस ऑफ फेलियर इज वेरी हाई और साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट निल, ये सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में दोनों ही स्टेटमेंट आई हैं। ठीक है। जस्ट बिफोर क्वार्टर्स सो दैट द इजैक्यूलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वहां तक वो एंटर ही नहीं करेगा। अग्री? दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। ठीक है, ये कंसेप्शन को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डम फॉर द मेल। यूज ऑफ condoms has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS. STIs और AIDS से भी बचाता है, इसलिए इसका recent years में इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो ये भी पॉइंट आपका PYQ में आया है, इस तरीके से नहीं, डिफरेंट तरीके से आता है। लाइक कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड, कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड आपके STIs को, रेट्स को बचा सकते हैं, तो इसका बेनिफिट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बोथ द मेल एंड फीमेल कंडम्स आर डिस्पोजेबल, इजीली डिस्पोजेबल है, कैन बी इंसर्टेड, सेल्फ इंसर्टेड, खुद इंसर्ट कर सकते हो, एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर। बिकॉज अगर आप खुद इंसर्ट कर रहे हो तो वो आपकी ही प्राइवेसी है, उसको कोई दूसरा बाहर से इंसर्ट करने आ ही नहीं रहा, तो वो खराब भी नहीं जा रही है। Diaphragms, cervical caps and valves are also barriers made up of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus. तो उसकी जगह ये चीजें भी यूज होती हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वाल्व्स भी यूज होते हैं। ठीक है। They prevent conception by blocking the entry of the sperm, same through the cervix. They are reusable spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. वैसे तो ऐसा होता नहीं है,
ये अब आप कहोगे सर रीयूजेबल और डिस्पोजेबल, नहीं, सिर्फ ये रीयूजेबल है, सिर्फ ये इतने, ये तीनों, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वाल्व्स, सिर्फ ये रीयूजेबल हैं और इनको अलोंग साइड यूज कर लेते हैं जिससे कि उसकी एफिशिएंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। डन। अभी आप इस स्लाइड में देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम प्रीवियस स्लाइड में है तो आप डेफिनेटली नीचे, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको पहले बता सकते हैं, और फिर अगर आपको तभी भी समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना देंगे, डेफिनेटली बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices। अब IUDs होते हैं intrauterine devices, ये बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर क्यों है अभी बताते हैं, आगे देखना। These devices are inserted by the doctors। ये प्राइवेसी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसको इंसर्ट करने के लिए या तो आपको डॉक्टर्स के या एक्सपर्ट्स नर्सेज के पास जाना पड़ेगा। इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू ये होता है। These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs, lipase loop, non-medicated IUDs, copper releasing IUDs। ये आपको डेफिनेटली आपको ये PYQ में देखने को मिल जाएगा और हर एक पेपर में आपको देखने को मिलेगा जो भी मेडिकल से रिलेटेड होगा, ये जरूर आते हैं। मैच द फॉलोइंग में आते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, लिपेज लूप और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कौन सी होती है? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, प्रोजेस्टेरेट, LNG20। IUDs increases phagocytosis of sperm within the uterus and the copper ions released suppresses sperm motility and the fertilizing capacity of the sperm। तो इस चीज को भी आप क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है? इसका प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हम बताते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लेंगे, इसके प्रिंसिपल को ध्यान से याद रखेंगे। The hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms। IUDs are ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy। उनके लिए काफी ज्यादा आइडियल है, ठीक है। और स्पेस चिल्ड्रन, जो या फिर जिनको स्पेस, ये रिवर्सिबल भी है। ऐसा नहीं है कि आपने आईयूडी इंसर्ट कराई उसके बाद में आप फर्टाइल नहीं हो, आप डेफिनेटली फर्टाइल हो, आपको वो निकलवाना है, वही एक्सपर्ट से, डॉक्टर से या एक्सपर्ट नर्सेस से, और आप फिर से फर्टाइल हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया, इसलिए मैं आपको कह रहा था पॉपुलर है, और ये सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में काफी बार आया है, काफी बार। Oral administrations of small doses of either progesterone or progesterone estrogen combinations is another contraceptive method used by the females। They are used in the form of tablets and hence are popularly called the pills। इसलिए आप इनको पिल्स कहते हैं, और ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, और इसमें क्या होता है, स्मॉल डोजेस में आते हैं, किसके? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के साथ हार्मोन्स के, ठीक है। इसका अब आपको जो प्रिंसिपल होगा वो यही होगा, ठीक है, बाकी आगे भी दिया हुआ होगा। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। डेली आपको ये लेनी है, स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वहां से स्टार्ट करनी हो, 21 डेज तक आपको कवर अप कैरी ऑन करनी है। उसके बाद में आपको गैप देना है 7 डेज का, देन आप दोबारा से वही साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। आप रेगुलर कर सकते हैं उसको। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये इसका क्या है? प्रिंसिपल। देखो, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को ही इनहिबिट कर देंगी, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देंगी। जस्ट वेट अ मिनट,
एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, और सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को ऑल्टर कर देंगे जिससे कि वहां पर स्पर्म की एंट्री रिटार्ड हो सके। ठीक है, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। लेसर साइड इफेक्ट ध्यान रखना, वो जो आपके बैरियर मेथड थे ना कंडोम्स वगैरह, उनमें भी नो साइड इफेक्ट होता है। ओके, इनके साइड इफेक्ट्स हैं क्योंकि आप हार्मोन्स जब आप बाहर से अपनी बॉडी में लेते हैं, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और आप इन पे ज्यादा अच्छे से इनके ऊपर स्टडी कर पाएंगे। जब आप बाहर से किसी हार्मोन को लेते हैं वो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। तो ये साइड इफेक्ट्स इसके डेफिनेटली होते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में भी वो एक हार्मोन ही है। सहीली, द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव for the females contain a non-steroidal preparation। ये प्रिपरेशन जो है इसकी वो नॉन स्ट्रॉइडल है। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन क्या है, स्ट्रॉइडल है, लेकिन सहेली में कोई भी स्ट्रॉइड नहीं है। इट्स अ वंस अ वीक पिल और ये हफ्ते में एक ही बार ली जाती है विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी काफी ज्यादा हाई है। Progesterones along in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skin। ध्यान रखना, ये भी हार्मोन्स ही हैं और ये भी हम ले ही रहे हैं, भले ही आप इंजेक्शंस के थ्रू क्यों ना ले रहे हो, ये भी हम बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स तो इनके भी हैं। ठीक है, तो जो हम पिल्स के थ्रू ले रहे हैं वो हम इंजेक्शंस के थ्रू भी ले सकते हैं और इम्प्लांट भी करा सकते हैं अंडर द स्किन। Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer। ठीक है, इनके effective periods भी काफी ज्यादा longer हैं। Administration of progesterones or progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as they could be used to avoid possible pregnancies due to rape or casual unprotected intercourse। तो उसमें भी रेप और जो आपके कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होते हैं उसकी वजह से जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स, एज एन इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स ये काम आते हैं पॉसिबल प्रेगनेंसीज में, काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है, आईयूडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस। ये आप मार्क कर लीजिए, पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेट अ मिनट, पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सर्जिकल मेथड्स आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड्स क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर्स एज द टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। तो आगे कभी अगर नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं है, तो आगे अगर कभी भी नहीं चाहिए आपको, आप फर्टाइल फिर रहोगे ही नहीं, तो फिर उसके लिए एक सर्जिकल मेथड है जिसको आप स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन आप कह रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से, एक सर्जरी से, लेकिन इसके अलग अलग मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग टर्म्स हैं। वो टर्मिनोलॉजीज क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे। तो कहता है सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गेमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। इस चीज को अभी हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। बोला था ना, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर के अलग अलग नाम हैं। तो मेल्स में वेसेक्टोमी होती है और दैट इन फीमेल्स क्या होगी, ट्यूबेक्टोमी। ये पीवाईक्यू में भी काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये आपको एज अ स्टार मार्क भी जरूर से पढ़ने हैं। अब वेसेक्टोमी में क्या होता है, ध्यान रखना, अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड। रिमूव्ड और टाइड से आप ये सोचेंगे या तो रिमूव कर दें या टाइड कर दें, नहीं, कट करते हैं, इंसिजन लेते हैं और उसको टाइड कर देते हैं। और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रॉटम वेयर एज इन द ट्यूबेक्टोमी। उससे पहले एक चीज देखते हैं कि स्मॉल इंसिजन कहां लग रहा है, कहां लग रहा है, ध्यान से देखना, स्क्रॉटम में, राइट।
Whereas in tubectomy a small part of the fallopian tube is removed, उसमें क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट fallopian tube का रिमूव कर देते हैं या फिर उसको भी टाइड अप कर देते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन। ध्यान रखना यहां पे एब्डोमेन में इंसिजन लग रहा है, कहां लग रहा है, एब्डोमेन में। वहां पे कहां लग रहा था, स्क्रोटम में, और थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू या एब्डोमेन के थ्रू fallopian tube में। These techniques are highly effective but their reversibility is very poor। highly effective मतलब ये 100% इफेक्टिव है लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी काफी ज्यादा पुअर है। ठीक है, अब वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी मैंने आपको बोला था अभी जब हम फर्स्ट लाइन पढ़ रहे थे कि मैं बाद में आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। ये है आपकी वेसेक्टोमी, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, और ये है आपकी वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होता है, वास डिफरेंस है, उसको कट करके, और ये थ्रेड दिख रहा है येलो कलर का, इसको टाइड किया हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ भी है। सेम फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को इन्होंने दो मेथड्स बताए थे, याद है आपको, दो मेथड्स इन्होंने बताए थे। तो दो मेथड्स थे, या तो वो थ्रू द सर्विक्स एंड वेजाइना से कर लें, या फिर वो डायरेक्ट एब्डोमेन में एक इंस्ट्रूमेंटेशन डालें और उसको इस तरीके से कट और टाइट कर दें। रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है क्योंकि आप इनको आपस में जोड़ नहीं सकते, ओवरकम नहीं कर सकते, और ये ब्लॉक भी हो जाती है। जब यहां से परमानेंट स्पर्म आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा लेकिन वो बाहर इजैकुलेट हो नहीं रहा है तो वो जम जाएगा यहाँ पर। सेम इधर भी है, यहाँ से ओवरी से ओवम निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे, यहाँ पे आके जम जाएंगे, इसलिए इसकी रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। ठीक है, it needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals। यानी कि इन चीजों को जब भी आप यूज करते हो ना, एक्सेप्ट बैरियर मेथड्स एंड नेचुरल मेथड्स, बाकी जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें आपको क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल का कंसल्टेशन लेना जरूरी होता है। काफी टाइम ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं हार्म कर देता है या फिर हमारी प्रोडक्टिविटी को हार्म कर देता है। One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health। ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, उसके लिए प्रैक्टिस किए जा रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्शन या प्रेगनेंसी। One is supposed to use these methods either to prevent the pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons। No doubt, the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population। Definitely, देखो ये आपका एज अ फैमिली अगर आप देखेंगे, एज अ कपल अगर आप देखेंगे तो ये स्पेस चाइल्ड के लिए या फिर डिले करने के लिए प्रेगनेंसी को काम आएगा, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको बड़े लेवल पे देखोगे तो ये कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को भी तो रोक रहा है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले कर रहा है। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स, लाइक इनके इल इफेक्ट्स क्या हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में एक ही बार आया है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के रेस्पेक्ट से नहीं है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है सारी चीजों को। तो क्या है, देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स क्या है, nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, even breast cancer, though not very significant, should not be ignored, totally ignored। अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो आपको डायरेक्टली अपनी मेडिकल प्रोफेशनल या क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के पास में आपको जाकर के एक बार चेकअप कराना जरूरी होता है। ये चीजें हैं जो अभी आप अपने लेवल पे इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप आगे अपने हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आप एमबीबीएस कर रहे होंगे या फिर कोई भी अपना मेडिकल कोर्स कर रहे होंगे, वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, वहां पे आपको इनसे भी ज्यादा और चीजें देखने को मिलेंगी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे हमें समाप्त करनी होगी। बाकी आपको लेक्चर 3 में कवर करेंगे जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है, और हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, बट भगेंगे नहीं,
आराम से करेंगे, धीरे से करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे जिससे कि हम जल्दीबाजी में चीज़ों को खराब कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।